गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इसमें हम बात करेंगे मैकेनिज़्म थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। सबसे जो पहला इसमें हम फोकस करेंगे वो आपका रहेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। हम आपको पहले ही बताए थे व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट एक वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद बनता है एंड प्रोडक्ट के ख़त्म होने से पहले एक्सपायर कर जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज़ मेजरली एप्लीकेबल फॉर होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस कैटलिस्ट। हम एक नॉर्मल रिएक्शन लिए, आप देखिए कि SO2 गैस प्लस O2 गैस, हमने एरो के ऊपर लिखा NO, मतलब ये क्या हो गया कैटलिस्ट, ये हमें दे दिया SO3 गैस। ये हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इस रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, तो देखिए पहला स्टेप में हमने क्या लिखा है कि जो हमारा कैटलिस्ट है नाइट्रस ऑक्साइड NO, जब हमने इसको रिएक्ट किया है O2 गैस से तो ये हमारा बन गया है 2NO2 गैस। देख रहे हैं आप। फिर यही हम जब NO2 गैस को फर्दर रिएक्ट किए हैं SO2 गैस से तो ये हमारा बन गया 2SO3 गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ NO। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है इट इज़ टेकिंग प्लेस इन टू प्रोसेस। लेकिन पहला में जो हमने NO कैटलिस्ट लिया रिएक्शन से पहले, वही सेम कैटलिस्ट और सेम मोल्स ऑफ कैटलिस्ट आफ्टर प्रोडक्ट बन गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन बट they provide a alternative path for the mechanism of any reaction। तो ये हो गया हमारा पहला मैकेनिज्म। दूसरा हम बात कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन थ्योरी। अब देखिए एड्जॉर्प्शन थ्योरी जो होता है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अगर सेम में होगा तो रिपल्सन होगा। हेट्रोजीनियस मीन्स अगर एक है सॉलिड तो दूसरे को लिक्विड होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, देखो मैंने एक ग्रीन बॉक्स में एक रिएक्शन लिखा है कि A प्लस बी, एरो पर हमने C लिया कैटलिस्ट, ये दे रहा है AB। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिएक्शन तो हो गया लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा कैटलिस्ट C है हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको देखो ड्रॉ किए हैं और साथ में हमने AB लिया है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो आपका कैटलिस्ट है इसका बहुत सारा जो वैलेंसी है वो फ्री है और यही फ्री वैलेंसी पर जो हमारा रिएक्टेंट AB है ये आपका एब्जॉर्ब हो गया। तो देखिए हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो कैटलिस्ट के फ्री वैलेंसी में AB इंटरैक्ट हो गया। अब आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि नए बॉन्ड्स बनते हैं और जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। तो रिएक्शन में जो आपका AB फ्री है, अब देखिए वही AB आपस में बॉन्ड बना लिया, मीन्स नया बॉन्ड बन गया और जो AB के बॉन्ड था कैटलिस्ट के साथ दैट वाज ओल्ड बॉन्ड वो टूट जाएगा और जो हमारा A प्लस B था नाउ इट इज़ गिविंग A बॉन्ड B और जो कैटलिस्ट हम जिस फॉर्म में यूज़ किए थे उसी फॉर्म में ये कैटलिस्ट बाहर आ गया। तीसरा हम बात करते हैं सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हम हाथी का जीन्स पहन लें, अगर हम चाहें कि घोड़ा का चश्मा पहन लें, हेलमेट पहन लें, तो हमारे में सेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शेप वेरी करता है। तो हम क्या लिखे हैं कि द कैटलिस्ट रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन फोर्स स्ट्रक्चर दैट इज कैविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स are called shape selective catalysis. Zeolites are good shape selective catalyst because of their honeycomb like structure। ये कुछ important points NCERT का जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है। Their pore size is generally 260 to 740 picometer। Zeolites are microporous aluminosilicate having three-dimensional network of silicate in which some of the silicon atoms are replaced by aluminum atom giving aluminum oxygen silicon framework।
जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकेट क्या है, MH/N. In the complex form I mentioned aluminium oxide X and silicon oxide Y with MH2O. जहाँ पर जो N है वो रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑफ मेटल और जो डॉट MH2O है इट रिप्रेजेंट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेशन. Zeolite before using as catalyst are heated so that water of hydration is lost which creates pore. Zeolites are used as water softener, cation exchange catalyst. The reaction taking place in zeolite depends upon pore and cavity size of catalyst as well as size of reactant and product molecules. Zeolite are natural as well as synthesis for catalytic selectivity. They are widely used catalyst in petroleum industry for cracking of hydrocarbon and isomerism. ये आपका एक रिएक्शन है जहाँ पर आपने ROH का रिएक्शन किया है ZSM5 गैसोलीन. ये पूरे के पूरे चैप्टर थियोटिकल है, आपको ध्यान से करना है. इसमें क्या लिखा है, जियोलाइट फुल फॉर्म, Z से जियोलाइट, S से S सोकोनिस मोबाइल 5. नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में. एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास. Reaction having occurring in living bodies are very slow and to occur them at required rate enzyme catalysts are required. Hence they are called as biochemical catalyst and the phenomenon is known as biochemical analysis. Enzyme are present in living bodies as colloidal solution in water. पूरे थियोरेटिकल है, एग्जाम से पहले आपको इसको एक बार रीडिंग लेके जाना बहुत ही जरूरी है. Enzyme catalyst is in between homogeneous and heterogeneous catalyst. कुछ रिएक्शन है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने यूरिया को जब वाटर में डाला इन प्रेजेंस ऑफ यूरिस एंजाइम, यू आर गोइंग टू गेट अमोनिया प्लस CO2. ग्लूकोज, ये आपको शुगर, केन शुगर को जब आपने वाटर में डाला इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम, यू आर गेटिंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. अब देखो दोनों का फार्मूला सेम है, तो डिफरेंस कहाँ आ गया, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में. आइसोमर्स, कन्वर्सन ऑफ मिल्क टू कर्ड बाय लैक्टोबैसिलस, ये हो गया आपका एंजाइम कैटलिस्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में कि फर्स्ट पॉइंट, दे आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट. कैसे, देखिए पहला रिएक्शन देखो आप H2O2, इसको हमने नॉर्मल छोड़ दिया तो ये अपना कंपोनेंट्स में टूट गया H2O + O2, और इसको टूटने के लिए जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी लगा वो कितना लगा, 18 किलोजूल पर मोल. दूसरा प्रोसेस में यही रिएक्शन करवा रहे हैं लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. H2O2 प्लेटिनम ये दे दिया H2O + O2, इसमें आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया 12 किलोजूल पर मोल. अब यही तीसरा, हम यही सेम रिएक्शन अगर हम एंजाइम के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो आई एम गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, लेकिन जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितना आ रहा है, 2 किलोजूल पर मोल. तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने एंजाइम लिया तो हमारा रिएक्शन फास्ट हो गया. वाई, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. थर्ड पॉइंट, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर. फोर्थ पॉइंट क्या बोलेंगे, दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम pH. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे हम, एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स. नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि एक्टिविटी कैन बी डिक्रीज्ड और डिस्ट्रॉयड बाय पॉइजन और अल्ट्रावायलेट रेज. ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, जेई और नीट के लिए खास इम्पॉर्टेंट नहीं है. अब यहाँ से आपका सर शुरू हो गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड्स. इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशन.
अगर इनकी हम पार्टिकल साइज़ के बारे में बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन का साइज़ होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन का साइज़ होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, और जो आपका कोलाइडल है इसका साइज़ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है एंड 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। अब हम इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने पार्टिकल्स पर कर लिया, अब हम दूसरा करेंगे विजिबिलिटी पर। ट्रू सॉल्यूशन इज़ नॉट विजिबल बाय एनी ऑप्टिकल मीन्स, कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ विजिबल विथ माइक्रोस्कोप, सस्पेंशन इज़ ऑलवेज विजिबल विथ नेकेड आइज। ये पहला डिफरेंस हो गया ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ विजिबिलिटी। दूसरा हम बात कर रहे हैं नेचर का, कि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होता है, जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस होता है, जो आपका सस्पेंशन है ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस। थर्ड जो हम करेंगे वो रहेगा सेटलिंग नेचर पर। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है इट डज नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है नॉर्मली दे डू नॉट सेटल बट इट कैन बी डन बाय कोएगुलेशन, चिपचिपा। और थर्ड जो आपका होता है सस्पेंशन, इट इज़ ऑलवेज सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन इफेक्ट पर, कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन इफेक्ट, लेकिन जो कोलाइडल है ये दिखाता है, और जो सस्पेंशन है ये दिखाता भी है नहीं भी, इट मे और मे नॉट शो। अगर हम सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन के लिए हम दो प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक रहता है आपका फिल्टर पेपर और दूसरा आपका रहता है मेम्ब्रेन। तो हम ट्रू सॉल्यूशन को किसी भी केस में सेपरेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल इन एनी ऑफ द केस। लेकिन अगर हम कोलाइडल की बात करते हैं तो इनमें जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं इनको हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको मेम्ब्रेन से सेपरेट कर सकते हैं। अगला हम बात अगर करें सस्पेंशन का, तो सस्पेंशन में जो आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स है दिस बोथ कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ filter paper as well as membrane. Why? Due to its bigger size of solute particles. नेक्स्ट अगर हम इनको क्लासिफाई करें या डिफ्रेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूज़न, तो हम क्या देख रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन को हम रेडली मतलब कम से कम डिफ्यूज़ कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन डिफ्यूजेस वेरी स्लोली, वेयर एज सस्पेंशन इट डज नॉट डिफ्यूज़। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब हम ये तीन के बारे में पढ़ लिए, अब हमें एक्चुअली जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन, कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके कितने फेज़ होते हैं, इसको कैसे हम बनाते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस लगता है, फिजिकल है कि केमिकल है, फिर कैसे इसको हम प्यूरिफाई करते हैं, फिर कैसे मिसिल्स बनता है, फिर इसके चार्जेस क्या होंगे, इसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, इस पूरे के बारे में हम फोकस करेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्या है ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंप्राइजिंग ऑफ टू फेजेस। फर्स्ट वन इज़ योर डिस्पर्स फेज, सेकेंड वन इज़ योर डिस्पर्शन मीडियम। हम शॉर्ट में इसको डीपी एंड डीएम बोलेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डीपी। डीपी मीन्स डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोल रहा है कि फेज विच इज़ प्रेजेंट इन ए स्मॉलर क्वांटिटी इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या होता है, फेज विच इज़ प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी इज नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। अगर अभी हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स का, तो कोलाइड्स को बेटा हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम।
दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल। तो अगर हम पहला बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है इट कैन बी आइदर इन S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस। सिमिलरली जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है इट कैन ऑल्सो बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। लेकिन अगर हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया लायोफिलिक सॉल और दूसरा हो गया आपका लायोफोबिक सॉल। और अगर हम तीसरा बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में। पहला मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल, दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल, तीसरा एसोसिएट और मिसिल्स कोलाइडल्स। हम एक एक करके बात करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम वाटर लिए हैं तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल को, तो अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम, एल्कोसॉल। अगर हम बात करते हैं बेंजीन को, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोसॉल। अगर हम बात करते हैं एयर को, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एरोसॉल। तो ये चारों याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ केसेस हैं डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, इनके टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हुआ, इनका एग्जांपल क्या हुआ। अगर हम दोनों ले ले सॉलिड में, डीएम भी सॉलिड, डीपी भी सॉलिड, तो जो हमारा टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो सोल, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जेम स्टोन। अगर हम डिस्पर्सन मीडियम ले ले सॉलिड, डिस्पर्स फेज ले लिक्विड, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो जेल रहेगा, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बटर, चीज़, कर्ड एंड जेली। अगर हम डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड ले ले, डिस्पर्स्ड फेज गैस ले ले, तो इसके लिए जो हमारा टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो हो गया सॉलिड फॉर्म, और ये हो गया एग्जांपल फोम, रबर। अगला केस अगर हम लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम को लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज को सॉलिड, तो जो मेरा टाइप बनेगा वो लिक्विड सॉल बनेगा। एग्जांपल गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉल। इसको हम और क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल भी बोलते हैं। अगर हम डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड ले लिए, डिस्पर्सन फेज भी लिक्विड ले लिए, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे इमल्सन। एग्जांपल पेंट, मिल्क, कोल्ड क्रीम, हेयर क्रीम। नेक्स्ट, अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम हो गया लिक्विड और जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज वो गैस हो गया, तो इसका कोलाइडल हो जाएगा लिक्विड फॉर्म। एग्जांपल शेविंग क्रीम। अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा एरोसोल ऑफ सॉलिड। एग्जांपल स्मोक, डस्ट एंड क्लाउड। और लास्ट में अगर हम डिस्पर्सन मीडियम को गैस ले लें, डिस्पर्स्ड फेज को लिक्विड ले लें, सॉल्यूशन हमारा बनेगा एरोसोल ऑफ लिक्विड। एग्जांपल फॉग एंड मिस्ट। ये पहला। दूसरा केस हम बात करते हैं लायोफिलिक सॉल एंड लायोफोबिक सॉल। तो इसमें अब क्या देख रहे हैं कि जो लायो है, लायो का मतलब होता है लिक्विड, और फिलिक का मतलब होता है लव और अट्रैक्शन, और लायोफिलिक सॉल को हम ऑर्गेनिक सॉल भी कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि सॉल इन विच देयर इज सफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, मतलब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो अच्छा खासा इंटरेक्शन हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक सॉल। लेकिन अगर हम लायोफोबिक सॉल की बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल, तो लायो का मतलब लिक्विड, फोबिक का मतलब हेट और फियर। तो हम क्या बोलेंगे कि लायोफोबिक सॉल एक वो सॉल है जिसमें देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब इसको हम कुछ पैरामीटर्स में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में अगर हम बात करें तो लायोफिलिक सॉल इट इज़ हेवली सॉल्वेटेड, वेयर एज लायोफोबिक सॉल इज लिटिल और नो सॉल्वेशन टेक्स प्लेस। अगर हम नेचर की बात करें तो लायोफिलिक सॉल रिवर्सिबल होता है, लायोफोबिक सॉल इरिवर्सिबल होता है।
अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो लायोफिलिक सॉल्ट दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन। लायोफिलिक सॉल्ट दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन। अगर हम बात करते हैं लायोफोबिक सॉल्ट तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो लायोफिलिक सॉल्ट ये अपने आप दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, वेयर एज इफ आई एम टॉकिंग फॉर लायोफिलिक सॉल्ट दे रिक्वायर स्टेबलाइजर। इनको क्या चाहिए? दे रिक्वायर स्टेबलाइजर। अगर हम बात करते हैं विस्कोसिटी का तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम लायोफिलिक सॉल्ट में बात करें तो इनकी विस्कोसिटी इज़ ग्रेटर दैन डिस्पर्शन मीडियम, लेकिन अगर हम लायोफोबिक सॉल्ट की बात करें तो इनकी विस्कोसिटी इट इज़ सेम एज डिस्पर्शन मीडियम। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो लायोफिलिक सॉल्ट का जो सरफेस टेंशन होता है इट इज़ लेस दैन डिस्पर्शन मीडियम, वेयर एज अगर हम लायोफोबिक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो जो इनका होता है सरफेस टेंशन इट इज़ सेम एज डिस्पर्शन मीडियम। अब अगर हम इसको चार्ज के ऊपर क्लासिफाई करते हैं तो जो हमारा लायोफिलिक सॉल्ट है दे चार्ज नो और वेरी लिटिल चार्ज एज नो स्टेबलाइजर इज एडेड। लेकिन अगर हम लायोफोबिक की बात करते हैं तो इनमें आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इनमें स्टेबलाइजर होते हैं। लेकिन यही उल्टा हो जाता है लायोफिलिक में, क्योंकि इनमें कोई चार्ज ही नहीं होता है या होता है तो बहुत थोड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी हम स्टेबलाइजर को ऐड नहीं करते हैं। अगला हम बात करते हैं कोएगुलेशन, मतलब चिपचिपा। तो लायोफिलिक सॉल्ट क्या है कि इट कैनॉट बी कोएगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेटा एक्सपेरिमेंटल है, कोई इसका रीज़न नहीं है वाई नो, इसे आपको लैब में जाकर देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर हम लायोफोबिक सॉल्ट की बात करें तो दे कैन बी कोएगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इनको हम कोएगुलेट कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं कि इनका माइग्रेशन इन फील्ड क्या होता है। जो आपका लायोफिलिक सॉल्ट होता है ये माइग्रेट नहीं करता, लेकिन जो आपका लायोफोबिक सॉल्ट होता है दे कैन बी माइग्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस फील्ड। वाई? क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबलाइजर होता है और चार्ज होता है। जब चार्ज होगा तो वो अपने अपोजिट चार्ज के टुवर्ड्स तो मूव करेगा ही करेगा। अगर हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में तो जो आपका लायोफिलिक सोल है दे हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू शो टिंडल इफेक्ट, लेकिन अगर हम लायोफोबिक सोल के बारे में बात करें तो दे विल शो टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। अगला हम क्लासिफाई कर देते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। सबसे पहला क्या है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारा इनऑर्गेनिक सॉल इसका एग्जाम्पल है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉइल। अगर हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स तो इसमें क्या होता है मॉलिक्यूल्स विच आर बिगर इन साइज, दैट इज देयर पार्टिकल साइज इज ऑफ कोलाइडल डायमेंशन, दैट इज देयर पार्टिकल साइज इज ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोस एक्सेट्रा। अगला हम बात करते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स पर। इसमें क्या होता है there are certain substances which behave as normal electrolyte at low concentration but they behave as associated colloids at high concentration. Example क्या होता है soap as well as detergent. Substance whose particle aggregate together to form particles of colloidal dimension are known as associated colloids. They are known as associated colloids.
नेक्स्ट इसके बाद एक हमारा टर्म आता है, व्हाट इज CMC। CMC मतलब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन।